हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आपका आज की बायोलॉजी क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पादपों में खनिज पोषण। पादपों में खनिजों का पोषण किस प्रकार होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले पोषण न्यूट्रिशन क्या होता है कि सभी सजीव अपनी वृद्धि और जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, जितने भी सजीव हैं, ठीक है, वो सभी जो हैं वो अपनी वृद्धि और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जिन पदार्थों को बाहर से ग्रहण करते हैं वे पदार्थ उस जीव का पोषण कहलाते हैं। वे पदार्थ उस जीव का क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि इस आधार पे हम कह सकते हैं कि जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। इस आधार पे, न्यूट्रिशन के आधार पर जीवों को दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है जैसे ऑटोट्रोफिक, जिसे हम बोलते हैं स्वपोषी। जो जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी कार्बनिक पदार्थों का निर्माण स्वयं करते हैं और बाहरी स्रोतों से केवल अकार्बनिक पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, जो जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सभी कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, उनका निर्माण वो खुद करते हैं और बाहरी स्रोतों से केवल इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ग्रहण करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी। सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे व प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया स्वपोषित होते हैं। सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे, जितने भी क्लोरोफिल युक्त जो पौधे होते हैं, और प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश का संश्लेषण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सभी क्या होते हैं? स्वपोषित होते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रोफिक, जिसे हम बोलते हैं परपोषी। जो जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों को बाहर से ग्रहण करता है, तो इसे परपोषी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि पौधों की खनिज पोषकों की आवश्यकताओं के अध्ययन की विधियाँ। कि पौधों की खनिज पोषकों की जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके अध्ययन की जो विधियाँ होती हैं वो निम्न प्रकार होती हैं। किस प्रकार होती हैं वो विधियाँ? देखिए, इसमें आप पौधों में खनिज तत्वों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई विधियां काम मिली। तो उनमें से पहली विधि है पादप भस्म का विश्लेषण। ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्लांट ऐश। ऐश का मतलब होता है राख, यानी कि उसकी भस्म। तो देखिए कैसे किया कि ताज़ा पौधे को ओवन में 1 या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ताज़ा पौधे को ओवन में 1 या 2 दिन तक 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है, जिससे पौधे में उपस्थित समस्त जल जो होता है, उसके अंदर जो भी जल होता है वो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। उसके बाद जल वाष्पीकृत होकर उड़ गया, उसके बाद बचे हुए भाग का शुष्क भार ज्ञात कर लिया। अब बचा हुआ जो भाग है वो तो शुष्क हो गया, क्योंकि जल उसके अंदर से उड़ गया, तो बचा हुआ भाग जो है वो शुष्क है, उसका शुष्क भार ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, जिसके मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? मुख्य घटक होते हैं कोशिका भित्ति, पॉलीसैकेराइड, लिग्निन, जीव द्रव्य घटक वे कार्बनिक अम्ल होते हैं। अब देखिए कि पौधे की शुष्क पदार्थों में अकार्बनिक पदार्थों को ज्ञात करने के लिए, अब इनमें भी हमें क्या ज्ञात करना है? अकार्बनिक पदार्थ। शुष्क नमूनों को भट्टी में कितने तापमान पर? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाया जाता है। भट्टी के अंदर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाया जाता है, जिससे इसमें उपस्थित वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ अलग होकर CO2, NH3O2 गैसों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। गैसों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इसमें उपस्थित जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ हैं वो अलग हो जाते हैं, विच्छेदित होकर CO2, NH3 और ऑक्सीजन आदि गैसों के रूप में बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंत में बचे हुए पदार्थ को पादप भस्म कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से पौधों के बचे हुए अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं। अवाष्पशील खनिज तत्व होते हैं। दूसरा है बालू संवर्धन प्रयोग। दूसरा क्या होता है? बालू संवर्धन प्रयोग, जिसे हम बोलते हैं सैंड कल्चर एक्सपेरिमेंट। इसमें विभिन्न तत्वों की पौधों के लिए उपयोगिता ज्ञात करने के लिए, कि विभिन्न तत्वों, इसमें तो हमने क्या है कि तत्वों को ज्ञात किया है कि अकार्बनिक तत्व कौन से होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि उपयोगिता क्या होती है उसकी। उपयोगिता ज्ञात करने के लिए पौधों को बालू में उगाया जाता है, सैंड में उगाया जाता है। सबसे पहले बालू को HCl अम्ल से धोकर स्टरलाइज कर लेते हैं, यानी कि निर्जमित किया जाता है, और निर्जमित बालू में कोई खनिज नहीं होते।
निर्जमित बालू में कोई खनिज नहीं होते हैं। अब इसको पानी से धोकर सुखाया जाता है, उसके बाद इसमें कई पौधे लगाए जाते हैं, कई पौधे उगाए जाते हैं। इनमें से कुछ पौधे नियंत्रण पौधे होते हैं जिनको सभी पोषक तत्व पानी में घोल कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिनको सभी पोषक तत्व, जितने भी खनिज पोषक तत्व हैं वो पानी में घोल कर दिए जाते हैं। बाकी बचे हुए पौधों को अलग अलग पात्रों में 1 या 2 खनिज तत्वों की कमी में रखा जाता है। कुछ पौधे तो नियंत्रण पौधे होते हैं, उनको सभी पोषक तत्व पानी में घोल कर दे देते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं, बाकी जो बचे हुए पौधे हैं उन पौधों को अलग अलग पात्रों में 1 या 2 खनिज तत्वों की कमी में रखा जाता है। सभी नहीं देते, कुछ खनिज तत्वों की कमी रखा जाता है। इनमें अपूर्ण, इन्हें हम क्या कहते हैं, अपूर्ण पौधे। कुछ समय बाद देखने पर यह पता चलता है कि इनमें खनिज तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। इनमें खनिज तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से खनिज तत्व की इसके अंदर कमी है, कौन सा खनिज तत्व इसके अंदर नहीं दिया गया है। तीसरा है जल संवर्धन प्रयोग, जिसे हम बोलते हैं वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। इस विधि में पौधे की जड़ को पोषक घोल में रखते हैं। इस घोल में O2 की कमी होती है। इस घोल में किसकी कमी होती है? O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी होती है। इसलिए घोल में जड़ के पास एक नली से O2 प्रवाहित की जाती है। इस विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इस विधि को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि पौधों के अनिवार्य पोषक तत्व यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? अनिवार्य, जो पौधों को बहुत ही जरूरी होते हैं। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले लगभग 105 तत्वों में से पौधों में 60 तत्वों की उपस्थिति दर्शाई गई है। 105 तत्वों में से 60 तत्वों की उपस्थिति दर्शाई गई, लेकिन ये सभी तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते। ये सभी तत्व पौधों के लिए आवश्यक नहीं होते। इनमें से केवल 17 तत्व पौधों की वृद्धियों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? अनिवार्य तत्व कहते हैं। बाकी बचे हुए तत्वों को हम क्या कहते हैं? अनिवार्य यानी कि नॉन एसेंशियल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए 17 अनिवार्य तत्वों की अनिवार्यता का निर्धारण निम्न तथ्यों से किया जाता है। पहला तथ्य है कि तत्व जो पौधों की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होते हैं, उनके अभाव में पादप अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। ऐसे तत्व भी होते हैं जो पौधों की सामान्य वृद्धि और जनन के लिए आवश्यक होते हैं। अगर उन तत्वों की कमी हो तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता। दूसरा है तत्व की अनिवार्यता विशिष्ट होनी चाहिए। कोई भी तत्व है उसकी जो अनिवार्यता होती है वो विशिष्ट होनी चाहिए, यानी कि एक तत्व जो है वो विशिष्ट है, उसकी कमी को दूसरा तत्व पूरी नहीं कर सकता। तत्वों को पादप की उपापचय क्रियाओं के अनुसार ही पहचाना जा सकता है। प्रत्येक तत्व की कमी से विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व दो होते हैं कि वृहत तथा सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। तो वृहत पोषक तत्व कौन से होते हैं? देखिए कि इन्हें गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो तो इन्हें वृहत पोषक तत्व कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए कि इन्हें गुरु पोषक तत्व भी कहते हैं। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 से 10 मिलीग्राम हो तो इन्हें वृहत पोषक तत्व कहते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये जो तत्व हैं इन्हें हम वृहत पोषक तत्व कहते हैं। दूसरे हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वे तत्व जिनकी मात्रा पौधे के 1 ग्राम शुष्क भार में 1 मिलीग्राम से भी कम हो तो इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बोरोन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, ठीक है, क्लोरीन, निकल और आयरन। ठीक है, अनिवार्य तत्वों को पादपों में उनके कार्यों के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। यह हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।